दोस्तों शुरुआत से ही मुझे इनकम टैक्स के नोटिस को हैंडल करने का मौका मिला और जहां मैं काम करता था वहां पे रिटायर्ड जज जो इन केसों को कोर्ट में लड़ते थे उनके साथ 1-to-1 एक्सपीरियंस शेयर करने को मिला। मैं रिप्लाई बनाता था और वो चेक करता था। तो यही वजह है कि इनकम टैक्स के नोटिसों में मेरे को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और हर साल काफ़ी केस में कराता हूँ। तो मुझे लगा शायद एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे नॉलेज आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो आज मैं आपको दोस्तों इनकम टैक्स का नोटिस 143(2) के बारे में बताऊंगा कि जब आपके पास कोई इनकम टैक्स का नोटिस आए और ये सेक्शन हो 143(2) तो आपको क्या करना चाहिए, केस कब कब आ सकता है, कितने साल में आएगा और उसकी इम्प्लीकेशन क्या है। बहुत ही मजेदार वीडियो है और इंटरेस्टिंग है और आपको इनकम टैक्स के नोटिस से भी बचाएगी अगर आप कुछ बातों का ध्यान रख लेंगे। सबसे पहले बताऊं दोस्तों, सेक्शन में बात कर रहा हूं आज 143(2), यानी कि अब जब आपके पास एक पेज आएगा उसमें लिखा होता है इनकम टैक्स के पास से जब भी कोई लेटर आता है लिखा होता है कि भैया किस सेक्शन में हम आपसे डिटेल मांग रहे हैं। हर एक सेक्शन का एक अपनी रेलिवेंस है, कितना गंभीर सेक्शन है कितना गंभीर नहीं है। जैसे कोर्ट के अंदर होता है धारा 420, 302 हत्या करने का प्रयास करना, सबका फर्क अलग अलग है। तो ऐसे इनकम टैक्स में भी फर्क है। आज बात करते हैं नोटिस की 143(2). ये दोस्तों हमेशा सिस्टम से ही आता है। जब कभी भी आप ITR को फाइल करते हैं सिस्टम के अंदर कुछ फिल्टर लगे होते हैं, क्योंकि मैं सिस्टम में डिपार्टमेंट की तरफ से भी कुछ काम करता हूं, तो उनका जो सिस्टम है वो पिकअप करता है आपके ITR से कि यार ये चीज़ डालनी चाहिए थी, ये चीज़ डाली है, फ़र्क आ रहा है, इसका केस सिलेक्ट करो, वेरिफिकेशन करो। आइडिया कैसे कैसे होता है, एग्जाम्पल बताता हूँ। पीरियड, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भैया मेरे पास, इसको बोलते हैं असेसमेंट, इनकम टैक्स के अंदर असेसमेंट सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है 143(2) का असेसमेंट होना। अगर आपको कहता है कि मेरा इनकम टैक्स में असेसमेंट हो गया है, मेरा केस हो गया है, तो आज हम उसी की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी कि 1 अप्रैल 2020 31 मार्च 2021 को खत्म हुआ। असेसमेंट ईयर इनकम टैक्स में हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर 21-22, यानी कि इस साल की ITR जो भी आपने कमाया, लॉस हुआ, बैलेंस शीट बनी, इस साल फाइल करोगे आप असेसमेंट ईयर 21-22 में। इसकी ड्यू डेट क्या है दोस्तों, 31/7/2021। मैं बात कर मान के चलता हूँ कि आपका ऑडिट नहीं था, सिंपल केस था। अगर ऑडिट है तो सितंबर है, क्योंकि अब डेट बढ़ गई है, दिसंबर हो गई है, कुछ केस में मार्च भी हो गई है। लेकिन एक्ट एज पर एक्ट हम अभी इसको मान के चल रहे हैं कि स्टैंडर्ड यही रहेगा, डेट बढ़ी नहीं बढ़ी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी वीडियो पे। अब मैं मान के चलता हूँ एक व्यक्ति ने अपनी ITR फाइल कर दी 31 दिसंबर 2021 को, जो फाइल कर सकता था वो। मेरा ये साल क्लोज होगा 31 मार्च 2022 को, क्योंकि मेरा साल क्या है असेसमेंट है 21-22, यानी कि मार्च 22 को ही साल खत्म हो जाएगा। मार्च 22 के बाद कोई भी ITR फाइल नहीं कर सकता। जिन लोगों ने ITR फाइल करनी थी सबने कर दी पूरी इंडिया में। जिसको ड्यू डेट पे फाइल करनी थी ड्यू डेट पे कर दी, जो बड़ी हुई डेट है। ड्यू डेट यहाँ पे तो ये है, लेकिन मान के चलता हूँ मैं बड़ी हुई डेट यहाँ पे ये है, सबने फाइल कर दी। कुछ लोगों ने विद पेनल्टी 31 मार्च 22 तक फाइल कर दी। अब डिपार्टमेंट क्या करेगा, अपने सिस्टम को रन करता है वो कहता है भैया लो सिस्टम को रन करो, यानी कि सिस्टम के अंदर निकालो किस किस का टैक्स सिलेक्ट हो सकता है। वो 1% हो सकता है। पूरी ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी ITR फाइल करी हैं 1% क्या सिलेक्ट हुआ। तो आपके पास अगर नोटिस आना होगा तो वो आपके पास 30/6/2022 तक आ सकता है। यानी कि जब ये क्लोज हो गया साल, अब डिपार्टमेंट को लगा कि भैया अब तो ITR कोई नहीं भर सकता, अब सिस्टम को रन करो। बीच में नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग भर रहे होंगे, छूट जाएंगी नोटिस से। तो 31/30/2022 तक लास्ट डेट है आपके पास नोटिस आने की। अब इसका मतलब क्या है थोड़ा समझाता हूँ। मान लीजिए आपने ITR फाइल कर दी और आपके पास 30/6/2022 तक नोटिस नहीं आया, या अगले साल की बात कर लूँ तो 30/6/2023 होगा अगले साल की, उसके बाद करूँगा तो आगे आगे टाइम रहेगा। अगर ये टाइम निकल गया और आपके पास नोटिस नहीं आया तो मान के चलिए आपके 99.99% जो पाप हैं या जो भी आपने ITR भरी है वो बिल्कुल ठीक भरी है। अब आपके पास इनकम टैक्स से किसी तरह की डरने की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपने कोई फ्रॉड ना करा हो। यानी कि जनरल केस से आप बाहर हो गए हो तो इसका मतलब आप 99.99% मेरे हिसाब से इनकम टैक्स में बिल्कुल सेफ हो गए हो। अगर 30/6/22 तक नोटिस नहीं आया, अगर आ गया तो बताऊंगा क्या करना है। और 30/6/22 तक नोटिस आ गया तो आपको जो ऑर्डर पास करना है, यानी कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर है आपसे डिटेल मंगाएगा और वो ऑर्डर पास करेगा, वो करेगा 31/12/2022 तक। यानी कि अगर बात करूं तो मोटा मोटा 30/6 से 31/12 6 महीने मिलेंगे, 6 मंथ। यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको डिटेल सबमिट भी करनी है, वो ऑर्डर पास करेगा, सब कुछ वेरीफाई ठीक ठाक हुआ। उसने कहा भैया 1 और 1 2 रुपये होंगे, मैंने कहा हाँ भैया मैंने भी ITR में और 1 और 1 2 रुपये दिखा रखे हैं,
तो कहेगा ठीक है जी, ऑर्डर पास कर देगा नील का। हम बोलते हैं नील का ऑर्डर पास हुआ है, NIL, यानी कि किसी तरह की कोई डिमांड नहीं है। लेकिन अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ, वो कह रहा है 1+1 2 है, मेरे में कुछ और आ रहा है, तो डिमांड निकाल देगा, टैक्स निकाल देगा। अब कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से आपका भी केस लग सकता है? थोड़ा डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस होती है। अगर आपने काफ़ी सारा लॉस क्लेम करा है, काफ़ी बड़ा आपका रिफंड है, लो प्रॉफिट रेशियो है, स्टैंडर्ड चल रहा है 10% का, आप दिखा रहे हो 1%, केस लग जाएगा, सिस्टम ले लेगा। बहुत ज़्यादा आपने अगर लार्ज एग्जम्प्ट इनकम दिखाई, इस केस में तो 100% केस लगेगा। जो लोग झूठी एग्रीकल्चर इनकम दिखाते हैं कैश वगैरह में, आपका लार्ज एक्सपोर्ट इंपोर्ट करा हुआ आपने, लेकिन ITR में दिखाते नहीं हो, जो सोच रहे हो IEC कोड में तो बहुत सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, किसी और के बिहाफ पे करे आ रहे हो IEC कोड लेके और ITR फाइल नहीं करी, तो लग जाएगा। कैश डिपॉजिट कर दिया आपने, लेकिन ITR फाइल नहीं करी, कुछ केस में आपको ITR के लिए नोटिस आता है कि आप अपनी ITR भर लीजिए, इसके बाद भी अगर आप नहीं भरोगे तो आपका केस खुल जाएगा। उस केस में भी केस खुल सकता है। अब दोस्तों आपके पास, मैं मान के चलता हूं कि नोटिस आ गया, तो क्या होगा? डिपार्टमेंट के हिसाब से 2 इश्यू बनते हैं दोस्तों। एक आता है लिमिटेड सिक्योरिटी, यानी कि सरकार कहती है कि भैया सबके केस पहले खुलते थे, सब चीज़ें मांगता था। वो कहता था घर में कितने बर्तन है ये बताओ, फैमिली मेंबर कितने ये बताओ, सारी फैमिली वालों की बैंक स्टेटमेंट लाओ, तुम्हारे चाचा फूफा मौसा मासी कितनी प्रॉपर्टी, सब पूछता था। ब्लड ग्रुप बताओ कितना है भैया, गली कितनी चौड़ी है। अरे भैया जो चाहिए वो मांग ले, परेशान करने का जरिया तो चाहिए दोस्तों। सरकार ने कहा भैया लिमिटेड सिक्योरिटी करवाओ और एक करवाओ कंप्लीट, यानी कि कुछ केसों में तो सिर्फ लिमिटेड इशू ही चेक करे जा सकते हैं। यानी कि किसी ने अगर कैश जमा कराया है तो सिर्फ कैश का ही वेरिफिकेशन होगा, क्या सोर्स है, कहाँ से आया, बस। उसके अलावा पूछेगा नहीं वो कि सेल क्या हुई, 26 केस में क्या आ रहा है, क्या है क्या नहीं है। कंप्लीट के केस में सारी चीज़ें पूछ सकता है, लेकिन इसमें भी कुछ इशू कवर्स होते हैं कि स्पेशली क्या पूछे जाएँ। ये आपके नोटिस में लिखा होता है कि आपका केस लिमिटेड में आया है और कंप्लीट में आया है। अगर लिमिटेड में आया है तो बहुत ही बढ़िया बात है। जैसे आपने कोई एग्रीकल्चर इनकम दिखाई, कैश में दिखाई है वैसे दिखाई, तो आपका केस हमेशा लिमिटेड सिक्योरिटी में आएगा। उसमें लिखा होगा कि हमें आपका इशू चेक करना है, क्या, एग्रीकल्चर इनकम या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, सिर्फ वही चेक होगा, उसी के बारे में आप कागज दोगे। दूसरा इशू पूछे भी कभी मत देना, कोई जरूरत नहीं है। ये आपका केस लिमिटेड सिक्योरिटी का इस तरह ही होता है। एक आपको सैंपल दिखाता हूँ कि जब आपके पास लिमिटेड सिक्योरिटी का आएगा तो कैसे लिखा होगा। ये देखिए, मेरे क्लाइंट का है, यहाँ लिखा हुआ है लिमिटेड सिक्योरिटी, ये रहा लिमिट सिक्योरिटी का। अब इसमें लिखा भी इशू क्या है, यानी कि यहाँ पे आया एक्सपोर्ट इंपोर्ट। इस केस में क्या था, इस व्यक्ति का IEC कोड किसी और ने यूज़ कर लिया, उसने क्या करा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर दिया, और इसने ITR में दिखाया नहीं अपने, क्योंकि इसने तो ना तो पैसे लिए ना एक्सपोर्ट करा ना इंपोर्ट करा। इसका ITR में क्वेश्चन आ गया, भैया आपका तो लार्ज स्केल पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, IEC कोड यूज़ करा हुआ और आपने ITR फाइल नहीं करी, वेरिफिकेशन होगा, इसलिए ये लिमिटेड इशू है। अब इस केस में वो उससे बाकी चीज़ नहीं मांग सकता, भैया कुछ और दे दे, प्रॉपर्टी बेची मान लो साल में, वो पेपर नहीं मांग सकता, कुछ और कैश जमा कराया वो भी नहीं मांग सकता। दूसरा इशू है कंप्लीट सिक्योरिटी का। कंप्लीट सिक्योरिटी में दोस्तों सब कुछ मांग सकता है, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन होना चाहिए। यानी कि अगर मेरा केस हो रहा है कंप्लीट सिक्योरिटी का, तो मेरे पेपर मांगेगा। ये नहीं मेरे वाइफ की बैंक स्टेटमेंट दे दो, चाचा फूफड़ मामा इन सबके पेपर दे दो, प्रॉपर्टी के पेपर दे दो, दुनिया झाँ करनी रेलिवेंट। मोटा मोटा बताता हूँ क्या क्या मांगता है। बैंक स्टेटमेंट मांगेगा, बैलेंस शीट, कंप्यूटेशन, जो खर्चे कर रहे हैं वो, डेटर क्रेडिटर की लिस्ट जेन्युइन है कि नहीं, बोगस खर्चे तो बुक नहीं करे हुए हैं, क्या लोन एडवांसेस दिए हुए हैं उनकी कंफर्मेशन देना, जिससे पैसा आया हुआ है गया हुआ है, उनकी बैंक स्टेटमेंट भी। मैं कह रहा हूँ मेरे पास निधि से पैसा आया हुआ है, तो क्या निधि की बैंक स्टेटमेंट से पैसा गया हुआ है, दोनों को वेरीफाई होता है ताकि गलत ना हो जाए। GST, TDS जो भी टैक्सेशन की वेरिफिकेशन होती है, तभी कहता हूँ हम जब ITR फाइल करते हैं चेक करते हैं GST में क्या गया हुआ है, 26 सेस में क्या गया हुआ है, इन सबको रिकनसाइल करें ताकि गलत ना हो जाए। इनकम टैक्स वाला क्या करता है, धज्जा उड़ाता है। आपने GST में दिखाई इसे 1 करोड़ की, बैलेंस शीट में आ रही है 80 लाख, 20 लाख का फर्क कहाँ है बताओ। ध्यान रखिए चीज़ का। टर्नओवर मैच बता चुका हूँ मैं GST से। कोई भी ऐसी चीज़ जो मेरी कंप्यूटेशन, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट से रिलेटेड हो, उसके अंदर आ रही हो, वो आपसे मांग सकता है। कंप्लीट के केस में, लिमिटेड में नहीं मांग सकता, सिर्फ कंप्लीट केस में मांगेगा।